हेलो आशीष सर। आज हम इस वेबिनार में अभी अभी जो मार्केट में करेक्शन आया है और बहुत सारी मीडिया में बातचीत हो रही है, ट्रम्प टैरिफ कार्ड वैल्यूएशन, करेक्शन, बाजार कितना गिरेगा, उसके रिलेटेड हम बातचीत करेंगे। सो वेलकम आशीष सर। थैंक यू। तो सर अभी अभी जो मार्केट करेक्शन हुआ है, पहले जब सितंबर 2024 में लोग बातें कर रहे थे सेंसेक्स तो बहुत बढ़ेगा, 3-4 साल में 1 लाख हो जाएगा, उसके बाद करेक्शन आया और मेजर करेक्शन जनवरी और फरवरी में आया है। तो पिछले 8 महीनों में जिन लोगों ने पैसा डाला है उनका रिटर्न नेगेटिव है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे फंड है जिनका 1 साल का रिटर्न अच्छा है और 3 या 5 साल का रिटर्न तो मोर देन 18% है। हम्म। लेकिन 1 साल में जिन्होंने पैसा डाला है उनका रिटर्न थोड़ा नेगेटिव है और पुराने इन्वेस्टर में प्रॉफिट में थोड़ा लॉस हुआ है, लेकिन आज यस। भी रिटर्न 15 to 18% है एज ऑन टूडे। तो यस। उसके बारे में आपका क्या व्यू है और अभी मार्केट के बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे और हमारे इन्वेस्टर के लिए। तो मुकेश भाई, एक्चुअली सी क्या हुआ है कि अगर सब लोग ध्यान से देखें तो कई बार क्या होता है कि दो तीन चीज हमको याद रखना पड़ता है कि आप कोई भी साल उठा के ले लो। अभी हम लोग 2025 का स्टार्टिंग देख लीजिए, 2024 में जब इलेक्शन रिजल्ट आया, 2023 में जब इसराइल पे अटैक हुआ, या फिर सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका में डूब गया, या 2022 में लोग बोलते थे कि यूक्रेन की वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, तेल का दाम तो $200 हो जाएगा, ऐसे सब बात करते थे। तो होता क्या है कि अब मैंने आपको इमीडिएटली पिछले 4-5 साल गिना दिए मैंने आपको कि भाई हर साल ऊपर के लेवल से 15-20% मार्केट गिरता ही है। और हर बार डिस्कशन करने के लिए कारण अलग अलग होते हैं। बराबर। तो कारण तो हर बार नए नए आते हैं, लेकिन ऊपर के लेवल से एक बार मार्केट 15-20% गिरता है और हर दूसरे तीसरे साल में मार्केट एक न्यू हाई भी बनाता है। तो बराबर। मार्केट में क्या है कि ये जो हम लोग रिटर्न जो बता रहे, जैसे आपने बोला कि लंबे अरसे में सबका 15-18% कंपाउंडेड रिटर्न है, तो मई 2022 में, मार्च 2023 में, 4 जून 2024 को ये सब पोर्टफोलियो जो 15-18% अभी बता रहा है वो तभी भी गिरा ही होएगा। करेक्ट। आज जिसका 5 साल का रिटर्न, अगर किसी के पोर्टफोलियो में 5 साल का रिटर्न 18% कंपाउंडेड है, उसका मतलब ये नहीं है ना कि उसका पोर्टफोलियो कोविड में नहीं गिरा था, या कि उसका पोर्टफोलियो मई 2022 में नहीं गिरा था। जब भी मार्केट में गिरावट आती है, और मार्केट में हर साल किसी न किसी कारण से गिरावट आती है, तो जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो अपने को ऐसा लगता है कि अपना पोर्टफोलियो का वैल्यू डाउन हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली समय निकालने पे, थोड़ा समय बीतने पे सब मामला ठीक हो जाता है। जैसे कई बार हम लोग ये हिंदी पिक्चर देखते हैं, उसमें हम्म। पता है जब एक दुविधा का मौका आता है, यस। तो जो हीरो या हीरोइन होता है वो दुखी होती है, तो बूढ़े बुजुर्ग जो आते हैं वो उसको क्या बोलते हैं कि बेटा, वक्त हर जख्म को भर देता है। यस। आपने ये डायलॉग सुना होगा, यस। यस। वक्त हर जख्म को भर देता है। मतलब ये वक्त भी निकल जाएगा। हाँ, तो बेसिकली वो पिक्चर में कितना काम आता है मेरे को नहीं पता है, स्टॉक मार्केट में जरूर काम आता है, ये हमेशा याद रखने में। सर मैंने भी अभी हमारे इन्वेस्टर को यही बताया, अगर किसी ने 5 साल पहले यानी कि जनवरी फरवरी 2020 में पैसा डाला था तो उसका कोविड में 20 to 30% एज पर कैटेगरी डाउन हुआ। उसके हम्म। बाद बाजार चला, फिर ट्वेंटी हम्म। टू ट्वेंटी थ्री में दोबारा डाउन हुआ, फिर बढ़ा और जनवरी 2025 तक बहुत बढ़ा, फिर अभी थोड़ा करेक्शन आया। लेकिन सर आज भी 5 साल का रिटर्न अगर मैं हम्म। कंजर्वेटिव एसेट क्लास काउंट करूं 15 to 18% है। मॉडरेट और एग्रेसिव में तो आज भी बहुत सारे फंडों का रिटर्न 20 to 25% आफ्टर करेक्शन है। हम्म। मतलब जो भी गिरावट आई है पिछले 1 साल में जो लोग आए हैं उनका पोर्टफोलियो थोड़ा डाउन हुआ है और पुराने इन्वेस्टर में प्रॉफिट में थोड़ा लॉस हुआ है। लेकिन सर सर देखो हमने बहुत सारे इन्वेस्टर प्रोग्राम किए, बहुत लोगों यस। को समझाया, आपका भी इवेंट किया अभी। लेकिन जब मार्केट गिरता है सबको देखो पहले क्या होता है सर, कोविड में जब बाजार बढ़ गया तब लोगों को ऐसा लगता था हम रह गए, फिर हाँ, बारिश से। लेकिन जब एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करने का टाइम आता है ना तो वो लोग उसकी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर सकते, उसका क्या लॉजिक वही है। इसके ऊपर भी एक है ना, फेमस किसी ने स्टेटमेंट दिया था एक बार है। कि यस। ऑल पास्ट करेक्शन, जो मैंने गिना, आपने भी गिना है, मार्च यस। 2020 यस। यस। या 2022, 2023, तो ऐसा इंग्लिश में बोलते हैं कि भाई ऑल पास्ट करेक्शन लुक लाइक मिस्ड अपॉर्चुनिटीज यस। एक्सेप्ट फॉर दिस वन। यस। मतलब अभी जो करेक्शन चल रहा है ना वो अपने को खतरा लगता है, बराबर। और पास्ट के जितने करेक्शन है वो अपने को लगता है मिस्ड अपॉर्चुनिटी। तो यस। सोचने की बात यह है कि एक साल बाद 2026 में, या 2 साल बाद 2027 में जब हम लोग फिर से मिलेंगे,
तभी हम लोग स्टार्टिंग ऑफ 2025 को क्या बोलेंगे, मिस्ड अपॉर्चुनिटी बोलेंगे कि अपॉर्चुनिटी का फायदा लिया था, ऐसे बोलेंगे? यस। वो तो अपने बिहेवियर के ऊपर है, राइट? सो मैंने जब पहले के सवाल जब आपने पूछा तब मैंने बात करना स्टार्ट किया। मेरा बोलने का मतलब ये था कि इंडिया में जब ये पिछले 6 महीने से करेक्शन स्टार्ट हो रहा है, अगर आप ध्यान से याद रखें, सितंबर 2024 में मार्केट हमारा पीक हुआ था। और हमारे यहाँ पे जो करेक्शन की शुरुआत हुई, वो हमारे यहाँ के किसी लोकल न्यूज से नहीं हुआ था। हमको याद रखना चाहिए कि पहले खबर आने लगी कि भाई ट्रम्प साहब कमला हैरिस से आगे चल रहे हैं, वो बराबर। जीत जाएंगे। अब आप देखो, इंडिया में गुजरात या महाराष्ट्र का इलेक्शन का रिजल्ट अच्छा आता है ना, तो बाजार 5% ऊपर जाता है। तो ये तो अमेरिका है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था और शेयर बाजार, जहाँ पे एक राइट विंग बिजनेस फ्रेंडली प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, तो उनके मार्केट में तेजी हुई। बराबर। क्योंकि ट्रम्प साहब पहले से बता रहे थे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, पूरे सब फैक्ट्रीज को अमेरिका लेके आएंगे, अमेरिका में प्रोडक्शन करना पड़ेगा, अमेरिका में प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हम आपको टैरिफ लगाएंगे, हम टैक्स काटेंगे, $500 बिलियन एआई में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये सब बातें वो कर रहे थे, इसकी वजह से वहां पे एक तेजी आया। तेजी की वजह से डॉलर चलने लगा। तो डॉलर चला, तो सारे इमर्जिंग मार्केट्स के करेंसीज डेप्रिशिएट हुए, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए हेडविंड्स क्रिएट हुए। तो ये केवल इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, सितंबर ये अक्टूबर से पूरे वर्ल्ड ये का प्रॉब्लम है। चलता आ रहा है। इट्स ऑल इमर्जिंग मार्केट, सबका यस। प्रॉब्लम है ये, राइट? तो अल्टीमेटली अब आप देखो, कभी ना कभी अमेरिका में ये एआई ड्रिवन रैली जो है, वो कभी ना कभी थोड़ा ठंडा पड़ेगा। ये यस। जो ट्रम्प साहब जो ये चीजें कर रहे हैं, इससे डिसरप्शन होएगा, राइट? अल्टीमेटली अमेरिका का डॉलर जितनी स्ट्रेंथ पे है, उतना स्ट्रेंथ पे रहने नहीं वाला है। अल्टीमेटली द डॉलर विल डेप्रिशिएट, और ये सारे हेडविंड्स हमारे लिए चले जाएंगे। ओके। और इंडिया में जो लोकल कंडीशन है, उस पे तो गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने रेट काटा, लिक्विडिटी इंप्रूव किया, बैंक क्रेडिट दे सके उसके ऊपर काम किया, गवर्नमेंट ने टैक्स कट्स किए। हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन या परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, या आप अलग अलग सेक्टर्स के बिजनेस परफॉर्मेंस या सेल्स परफॉर्मेंस आप देखो, तो जो भी लीडिंग इंडिकेटर्स है हमारे यहाँ पे, तो एक्चुअली पिछले थोड़े दिनों में इंप्रूवमेंट दिख रहा है, राइट? आरबीआई इज सेइंग मोर रेट कट्स दे विल डू। बराबर। यस सर, कैरी ऑन। वो इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ था। सो बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग वाज दैट कि अमेरिका में ये जो तेजी चल रही है, इनके एआई के जो इन्वेस्टमेंट्स चल रहे हैं, इसके ऊपर इनको सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई आप ये $80 बिलियन, $100 बिलियन हर साल इन्वेस्ट कर रहे हो, हम्म। इस पे क्या रिजल्ट मिलेगा? अमेरिका की कंपनियों का जो फ्री कैश फ्लो का जो रिटर्न है, वो गिरते जा रहा है। ओके। ट्रम्प साहब जो चीजें कर रहे हैं, उससे डिसरप्शन होगा अल्टीमेटली, राइट? आर्थिक व्यवस्था में मंदी आएगी। ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी इन्होंने बनाया है, इससे काफी स्पेंडिंग कट्स होते हैं। स्पेंडिंग कट होने से भी आर्थिक व्यवस्था में एक तरीके से मंदी आती है। वो लोग जॉब्स कम करने की बात कर रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स, ये सब चीजों की वजह से आर्थिक व्यवस्था में मंदी आती है। तो अमेरिका में ये जो तेजी है, वो कहीं ना कहीं पे ठंडी पड़ेगी। और इंडिया में जो एक टेम्पररी मंदी का माहौल जो बना था, उसमें आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट किया, लिक्विडिटी इंप्रूव की, बैंक्स क्रेडिट दे सके, उसका काम हो रहा है। गवर्नमेंट टैक्स कट्स कर रही है, गवर्नमेंट का केपेक्स फिर से स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग का जो स्लो डाउन है, वहां से निकल के हम लोग फिर से इंप्रूवमेंट के रास्ते पे आ रहे हैं। ऑल लीडिंग इंडिकेटर्स आर इंप्रूविंग। और अमेरिका में जो तेजी की वजह से हमको हेडविंड हुआ है, वो एक्चुअली ठंडा पड़ने वाली बात हो रही है। तो तो जो भी अल्टीमेटली अभी इंडिया डटे की। रहते हैं आने वाले 3-6 महीने, और जो लोग अपना पैसा सिस्टमेटिकली लगाते रहते हैं या पैसा लगा के बैठे रहते हैं, उनका आने वाले समय में अल्टीमेटली ये पूरा रिकवरी हो जाएगा। बराबर। तो अल्टीमेटली इंडियन इक्विटी फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडियन इकोनॉमी में। इंडियन इकोनॉमी ओनली फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025, मतलब अप्रैल टू जून, अप्रैल टू सितंबर 2025, डेफिनेटली हम लोगों ने देखा कि हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा डिटीरियरेट हुआ। लेकिन वहां से फिर से एक इम्प्रूवमेंट के ट्रैक पे हम लोग अभी आ रहे हैं। और हमारे मार्केट का प्रॉब्लम केवल हमारा लोकल कंडीशन नहीं था, जैसा मैंने बताया, यूएस की तेजी का भी था। तो ये दोनों सिचुएशंस अपने आप को आने वाले 3 से 6 महीने में रिवर्स करेंगी। और मार्केट का ये जो अभी करेक्शन है, ऐसा रहेगा नहीं। अगर हम सेकेंड हाफ ऑफ 2025 कैलेंडर ईयर देखते हैं, या अर्ली 2026 देखते हैं, तो मार्केट विल बी इन मच बेटर पोजिशन देन व्हाट इट इज
राइट नाउ। तो ये तो सर इन्वेस्टर के लिए अच्छा है ना, अभी से यहाँ से 3 या 6 या 9 महीने में पैसा डाल के पोर्टफोलियो बना सकते हो आप, यूनिट ज्यादा इकट्ठा कर सकते हो। लेकिन सर ये जो बात हम बताते हैं, नॉर्मली इन्वेस्टर क्या चाहता है कि हमारा पोर्टफोलियो बस बढ़ता ही जाए, करेक्शन। देखो ये अप्स एंड डाउन का कॉम्बिनेशन है, कोई भी इकोनॉमी स्ट्रेट वे नहीं बढ़ती है। अब जो एसआईपी इन्वेस्टर है उनके लिए तो अच्छा मौका है कि भाई यूनिट आपको, क्योंकि देखो किसी भी इन्वेस्टर ने February 25 के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। यस। लॉन्ग टर्म का ही इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन जब जब भी करेक्शन आता है तो इन्वेस्टर थोड़ा पैनिक में आ जाते हैं। बहुत सारे स्ट्रांग इन्वेस्टर भी है जो एडिशनल परचेस भी करते हैं। तो नॉर्मली सर इस हमने तो बहुत एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम किया है सबके लिए। तो अभी जिसका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है, लमसम है या एसआईपी है, यस। और जो नया करना चाहते हैं उनके लिए क्या आपका मैसेज है? देखिए, जो भी नया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसको मैं दो तीन चीज केवल बताऊंगा। पहली चीज ये कि भाई, जो सेक्टर्स पिछले 3 साल में नहीं चले, जैसे आप देखो 2021, 22, 23 और 2024 के शुरुआत में इंडिया के मार्केट में पीएसयू, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, एनर्जी, यूटिलिटी, जितने सिक्लिकल सेक्टर, पीएसयू सेक्टर, हाई बीटा सेक्टर जिसको बोलते हैं, वो सब बहुत चला। और बराबर। बैंक, आईटी, कंज्यूमर, फार्मा, ये सब नहीं चला या नहीं बहुत चला। कम चला, और बड़े बड़े बैंक्स का तो शेयर चला ही नहीं है। तो होता क्या है कि जब लोग अभी नया पैसा लगाते हैं तो कई बार ऐसा करते हैं कि भाई पिछले 3 साल का रिटर्न देखते हैं। अब पास्ट पिछले 3 साल परफॉर्मेंस। में तो भाई पीएसयू बैंक वो सब चल रहा था। तो और मार्केट जब करेक्ट हुआ तो यही सब चीजें सबसे ज्यादा गिरी भी है। तो लोगों को ऐसा टेंडेंसी होता है कि अच्छा, पहले ये अच्छा किया और अभी बहुत गिरा तो इसी को एवरेज करो। मेरे ख्याल में वो गलत रहेगा। इसलिए मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि जो आज के तारीख में नया पैसा लगा रहा है उसको पैसा लगाने का मौका तो बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखिए और मार्केट के ऐसे हिस्से में पैसा लगाइए जो पिछले 3-4 साल में बहुत ज्यादा नहीं चला था और अभी बहुत ज्यादा गिरा भी नहीं है। तो अभी इससे बोलने का क्या मतलब है? कौन से सेक्टर में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है? सो जैसे फॉर एग्जांपल बड़े बड़े बैंक्स है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, या बड़े एनबीएफसीज है, कैपिटल मार्केट कंपनीज है, डिजिटल आईटी, ये जो है। फिर आप देखिए जैसे मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन सिलेक्टिवली, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग भी चला था, वो एक ही चीज़ है जो मुझे लगता है सस्टेन होगा, बट यू हैव टू बी सिलेक्टिव। फिर आप देखिए जैसे कंजम्पशन, लेकिन हाई एंड कंजम्पशन, एफएमसीजी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन और हाई एंड कंजम्पशन जैसे कि ट्रैवल, टूरिज्म, वाइट गुड्स, ये सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं। राइट। तो देन से अल्टीमेटली फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर। अल्टीमेटली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, फ्लेक्सी कैप फंड, फार्मा फंड, डिजिटल फंड, ऐसी कैटेगरी में आपका एब्सोल्युटली। व्यू ज्यादा है। मल्टी एब्सोल्युटली। कैप फंड। एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्यूट डाइवर्सिफाइड रखिए। और पिछले 3-4 साल में जो पीएसयू, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, ये सब बहुत चल गया है, उससे थोड़ा दूर रहिए। तो अल्टीमेटली सर जब भी हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमने एक मॉडल बनाया हुआ है। अगर कंजर्वेटिव क्लाइंट है, 3 साल का पैसा है, तो आप बैफ और मैप में कर सकते हो। जिसका पैसा 5 साल का है उसको हम फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और 5 to 7 ईयर में मिड कैप, 7+ स्मॉल कैप में करवाते हैं। लेकिन जिसका सर एसआईपी का व्यू है, हम्म। तो पिछले 3 साल से 15 साल देखो, मिड एंड स्मॉल कैप ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और आप देखो कुछ फंडों ने 30 साल कंप्लीट किया है, कुछ फंडों ने 20 साल कंप्लीट किया, हम्म। तो 20 साल में, 25 साल में सर बहुत 3 बार बड़े बड़े करेक्शन आए। और 25 सालों में 18 बार तो मोर देन 10% करेक्शन। लेकिन आज भी सर एसआईपी का रिटर्न हम अगर देखते हैं, हम्म। एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। 10,000 की एसआईपी का वैल्यू 12 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ ऐसा वैल्यू है। तो इन्वेस्टर को जब पॉजिटिव मार्केट अच्छा होता है तो अब ऐसा लगता है हमारा पैसा बनेगा। तो मैं सब हम्म। नॉर्मल ये बताता हूं कि देखो आपको 5 साल में भी 18 मिलेगा, 15 साल में भी 18 मिलेगा, 25 साल में भी 18 मिलेगा। जब मार्केट हम्म। अच्छा होगा 18 to 20 होगा, मार्केट नहीं अच्छा होगा 12 से 15 होगा। लेकिन हम्म। आपको रहना है लॉन्ग टर्म एज पर योर गोल। तो क्या अगले 10, 15, 20 सालों में ऐसा रिटर्न बनेगा, क्योंकि हम अमृत काल की बात कर रहे हैं। आप आपने 2-3 बार पिछले 25-30 साल का एग्जांपल दिया, तो आप समझो कि पिछले 25-30 साल में इंडिया का जो सिचुएशन था, मैक्सिमम लोग तो इंडिया में बच्चे थे पिछले 10-15 साल में। मैक्सिमम पूरा अपना पिरामिड एकदम, थोड़े बुजुर्ग, यस। थोड़े कमाऊ और बहुत सारे बच्चे। अब हम धीमे धीमे ज्यादा जवान, कम बच्चे और कम बुजुर्ग, इस तरीके का हमारा पॉपुलेशन का पिरामिड चेंज हो रहा है। तो पिछले 25-30 साल में हमारा टेक्नोलॉजी, एजुकेशन लेवल, पॉपुलेशन का कंस्ट्रक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेशंस, मार्केट का स्ट्रक्चर, ये सारी की सारी चीजें अगर आप देखोगे, करप्शन का लेवल, रिफॉर्म्स,
यहाँ पे कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज थी, कितना मैन्युफैक्चरिंग होता था, वर वी अ सॉफ्टवेयर पावर और नॉट। हम लोग ऑयल के ऊपर कितना डिपेंड करते थे, इंपोर्ट के ऊपर। अभी तो जितना ऑयल इंपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा हम लोग सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर देते हैं। पहले पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स हम इंपोर्ट करते थे, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम लोग नेट एक्सपोर्टर है, राइट। तो पिछले 25-30 साल में जब ये सब चीजें नहीं थी, तब भी ये रिटर्न बना है। हम्म। तो आने वाले 15-20 साल में तो हम लोगों का मार्केट का स्ट्रक्चर विल बी मच बेटर, ओके। इकोनॉमी का स्ट्रक्चर विल बी मच बेटर, और पॉपुलेशन विल बी मोर प्रोडक्टिव। तो आगे जा करके तो बेटर रिटर्न बनेगा। खाली रिटर्न में हमको एक चीज समझना चाहिए कि जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो उससे, जैसे हम लोग हमेशा कह देते हैं कि भाई नॉमिनल रिटर्न और रियल रिटर्न। तो पिछले अगर आप 25-30 साल देखते हैं, उसमें बाजार का रिटर्न अगर समझो 14-15% आया है, म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न ज्यादा आया है, बाजार का रिटर्न 14-15% आया है, लेकिन तभी इन्फ्लेशन का रेट 6 से 7%। तो आगे जाकर के 14-15% के बजाय रिटर्न समझो 12% आए, लेकिन महंगाई का रेट 6-7% के बजाय समझो 4% है, यस। तो रियल रिटर्न सेम होता है। तो वो हमको ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि लोग नॉमिनल रिटर्न से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पिछले थोड़े समय में अगर 15% नॉमिनल रिटर्न आया है, आगे जाके नॉमिनल रिटर्न 12 हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि रिटर्न कम आया है, जो महंगाई का योगदान है दाम का इजाफा होने में, वो थोड़ा घटेगा। मतलब अगले 10 15 20 सालों में भी रिटर्न बनेगा, एज पर एब्सोल्युटली। अपना इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, टाइम फ्रेम क्या है। नॉर्मली एब्सोल्युटली सर बेटर होता क्या रिटर्न, है। मैं यही बोल रहा हूँ, बेटर रिटर्न बनेगा, लेकिन नंबर से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ये इन्फ्लेशन वाला चीज क्लैरिफाई किया। अगर आप रियल में रिटर्न देखेंगे तो आने वाले समय में बेटर रिटर्न बनेगा कंपेयर टू द पास्ट। सर नॉर्मली होता क्या है, जब इन्वेस्टर पीपीएफ में पैसा इन्वेस्टमेंट करता है तो 15 साल तक अकाउंट देखते नहीं है। हाँ। लेकिन जब एसआईपी करते हैं तो रेगुलर पैसा देखते हैं, और इसी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर निकल जाते हैं। नॉर्मली हम्म। मैं सबकी बात हम्म। करता हूं। तो इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो हम गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट करेक्शन आ जाता है हम अपना गोल भूल जाते हैं। हम्म। और ये जो न्यूज मीडिया रिपोर्ट, जब शॉर्ट टर्म नॉइज आता है। आपने भी, वाइटॉक ने भी सर एक रिसर्च निकाला है एसआईपी के बारे में। आपने एक डेटा निकाला था, टॉप पे एसआईपी करोगे तो रिटर्न ज्यादा बनेगा। एसआईपी डेट भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म में पैसा अच्छा बनता है सर। थोड़े उसके बारे में बात की। सी एक्चुअली क्या है कि जब भी एसआईपी करते हैं ना, तो लोगों को ये सब चीजों पे बहुत दुविधा होता है कि भाई अभी एसआईपी कौन से तारीख पे करना चाहिए, 1 तारीख को करूँ कि 7 तारीख को करूँ। कोई कोई शाणे लोग बोलते हैं कि भाई पहले मंथली एक्सपायरी थर्सडे को होता था, तो बोले थर्सडे को करो, एक्सपायरी के दिन मार्केट गिरता है। तो ऐसा तरह तरह का लोग एनालिसिस लगाते हैं। अभी हम लोग का डेटा या हमारा जो एनालिसिस क्या बताता है कि भाई आप कोई भी डेट पे चालू करो, 15-20 साल का एसआईपी करते हो आप, कोई भी डेट पे चालू करो, 0.01% का भी अंतर नहीं आता। बराबर। सब, कोई भी डेट पे चालू करो, 10-15 साल एसआईपी चलेगा, अल्टीमेटली रिटर्न आपका सेम आएगा। फिर दूसरा चीज लोग सोचते हैं कि भाई अभी मार्केट थोड़ा ऊपर है, नीचे गिरने दो, बाद में एसआईपी चालू करेंगे। उससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, समझो किसी ने सितंबर 2024 में एसआईपी चालू किया है, हम्म। उसका पहला इंस्टॉलमेंट मार्केट के पीक पे लगा, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्केट गिरते जा रहा है, तो हर लेवल पे पैसा लग रहा है। तो इनफैक्ट उसका सितंबर 2024 में जो एसआईपी चालू किया, वहां से तो नीचे 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 के भाव पे एवरेज करते जा रहा है, राइट। अगर बोलते हैं कि नहीं मार्केट बॉटम होने दो फिर मैं करूंगा, हम्म। तो भाई अगर आप बॉटम में चालू करेंगे तो इनिशियल पार्ट में तो आपका एसआईपी का एवरेज ऊपर जाएगा, क्योंकि बॉटम से एनएवी ऊपर जाने वाला है। अगर आपको बॉटम समझ में आता है तो लमसम करो, फिर एसआईपी करने का क्या फायदा। सो बेसिक पॉइंट इज कि भाई जो लोग एसआईपी करते हैं वो पीक से भी चालू करें, तो भी अगर पीक से जब एनएवी नीचे जाने वाला है तो उसका तो एवरेजिंग बेटर ही होने वाला है। एक्चुअली और सर एसआईपी में टाइमिंग है ही नहीं करना, टाइम हाँ, इंपॉर्टेंट। टाइमिंग 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 करने का मतलब ही नहीं है, टाइमिंग नहीं करने का है, इसीलिए तो लोग एसआईपी करते हैं। तो ऊपर से चालू करो नीचे से चालू करो, उससे क्या फर्क पड़ता है। इनफैक्ट अगर आपको नीचे पे बॉटम समझ में आता है, वैसे तो किसी को नहीं समझ में आता है, लेकिन अगर आप ऐसा क्लेम करते हैं कि आपको बॉटम समझ में आता है, तो ठीक है भाई, आप लमसम कर दो फिर, राइट। सो आई थिंक एसआईपी में टाइमिंग नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, जब भी हम लोग बोलते हैं ना टाइमिंग मत करो, तो लोगों को एक गलतफहमी होता है कि हम बोल रहे टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है लेकिन इम्पॉसिबल है ना, इसीलिए बोलते हैं टाइमिंग मत करो। देखो अगर सबको बॉटम समझ में आता है तो बराबर है, बॉटम पे ही लेना चाहिए। लेकिन बॉटम नहीं समझ में आता है, जब बॉटम आता है तो लोग बोलते हैं और नीचे जाएगा, यस।
और नीचे जाएगा तो बोलेगा भी रुकते, और नीचे जाएगा। और एक चीज मैं समझाता हूँ कि भाई, मार्केट के जो बड़े से बड़े दिन, ये है ना मुकेश भाई, बहुत लोग ध्यान नहीं देते, पता नहीं है लोगों को। मार्केट के बड़े से बड़े दिन हमेशा मंदी में आते हैं। ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। देखिए मैं आपको ये याद दिलाता हूँ। मार्केट में बड़े से बड़े दिन का क्या मतलब है कि समझो एक दिन में बाजार 5% ऊपर, एक दिन में बाजार 60% ऊपर, ऐसा चीज मंदी में ही होता है। मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा इसका। आपको पता है 2008 में लेमन क्राइसिस हुआ। यस। तो सितंबर 2008, मार्च 2009, मार्च 2009 में सेंसेक्स 8,000 के नीचे, निफ्टी तो कोई दिखता नहीं था। मार्च 2009 में सेंसेक्स 8,000 के नीचे था। तभी यूपीए की सरकार चल रही थी। यूपीए की सरकार में का गठबंधन था कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। फिर 2009 में इलेक्शन हुआ। हम्म। इलेक्शन हुआ तो यूपीए की सरकार जीत के आई कम्युनिस्टों के सपोर्ट के बिना। हम्म। तो मार्केट अप सर्किट। आप सोचो, उसके पहले सेंसेक्स 21,000 से गिरते 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 8,000 पे आ गया था, और घोर मंदी में था मार्केट। और फिर इलेक्शन का रिजल्ट आया तो मार्केट अप सर्किट। अभी आप समझो कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है, जब सब लोग अपने पोर्टफोलियो में माल लेके बैठे हैं, जब हाई लिक्विडिटी है, गोरे भी खरीद रहे हैं, डोमेस्टिक भी खरीद रहे हैं, मार्केट तेजी में है। जब तेजी में है तब मार्केट को अप सर्किट करने के लिए कितना पैसा लगेगा और क्या न्यूज आना पड़ेगा, सोचो आप। तो कभी भी जब तेजी में होता है ना, तो तेजी में मार्केट ऊपर ऊपर जाता है, लेकिन तेजी में कभी आपको ऐसा बड़ा दिन नहीं दिखेगा कि ओहो हो 5% ऊपर गया, अप सर्किट हो गया, ऐसा नहीं दिखता है कभी आपको। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं आपको। अप्रैल 2020 के फर्स्ट वीक में, मार्च 2020 में मार्केट गिर रहा था। आप जाके देखो अप्रैल 2020 के महीने में कितने ऐसे दिन थे जब मार्केट कभी 3% ऊपर है, कभी 5% ऊपर है। मार्च 2020 में तो मार्केट गिर रहा था। बाय नवंबर 2020 मार्केट मेड न्यू हाइज। और कितने दिन ऐसे थे अप्रैल 2020 में, मेरे को याद है, जहां पे मार्केट 4 या 5% ऊपर गया एक दिन में। बराबर। सो टाइमिंग क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मार्केट के बड़े से बड़े दिन हमेशा मंदी के दौर में आते हैं। मार्केट पॉजिटिवली सरप्राइज मंदी में ही होता है। तेजी में तो आप कितना भी न्यूज दे दो, क्या पॉजिटिव सरप्राइज होएगा? बराबर। पॉजिटिव सरप्राइज होने का मौका मार्केट को मंदी में ही मिलता है। और बड़े बड़े मूव्स मंदी में आते हैं। तो अगर मंदी के टाइम पे आप एसआईपी रोक देंगे, मंदी के टाइम पे आप टाइमिंग करने बैठ जाएंगे, मंदी के टाइम पे आप पैसा लेके बाहर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो आपको बहुत रिग्रेट होएगा। मतलब मंदी के टाइम में अगर एसआईपी आप स्टॉप कर देते हो तो एसआईपी करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। हाँ, तो फिर फायदा क्या हुआ? फिर क्यों किया एसआईपी? फिर तो तो मतलब ही अल्टीमेटली नहीं है सर कुछ। क्या तो है, इन्वेस्टर क्या पर्सपेक्टिव से आते हैं कि भाई मैंने एसआईपी चालू किया, अब देखो पहले 5 साल में एक बार तो डाउनफॉल आने ही वाला है। जैसे हमने किसी का 2010 में एसआईपी किया तो 13 तक डाउन रहा। तो उस टाइम पे इन्वेस्टर दुखी थे, लेकिन किसी ने 10 में किया, किसी ने 13 में किया, लेकिन एक्चुअल रिटर्न ज्यादा 10 वाले का बना है क्योंकि उसको डाउनफॉल में यूनिट मिल गए। सर जो इनिशियली 4-5 साल होते हैं एसआईपी के, जो जो इन्वेस्टर एसआईपी करता है, पहले 4-5 साल में एक बार डाउनफॉल आता है, वो अगर उसने क्रॉस कर लिया, फेस पूरा कर लिया, तो उसका रिटर्न लॉन्ग टर्म में अच्छा बनता है। लेकिन सर होता क्या है, अगर आज 2025 है, 2015 में एसआईपी किया था, मार्केट बढ़ा फिर गिरा, फिर बढ़ा फिर गिरा, फिर बढ़ा आज गिरा, लेकिन आज भी रिटर्न तो अच्छा ही नहीं। ऑफ तो कोर्स। इन्वेस्टर ये नहीं समझ पाता है कि मेरा एसआईपी का गोल क्या है। शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म, अप एंड डाउन तो आते हैं, एसआईपी का यही तो मैक्सिमम फायदा है। लेकिन ज्यादातर वो लोग नहीं, सब कैपेसिटी ज्यादा है एसआईपी की, लेकिन वो क्या करते हैं, चलो एक बार करते हैं, रिटर्न अच्छा आया तो करेंगे। अभी देखो रिटर्न 2 साल से अच्छा आया, अभी इससे थोड़ा गिरने लगा है। तो अब जो फंड का रिटर्न आज 1 साल का नेगेटिव, उसी फंड का रिटर्न 5 साल का 25% है। लेकिन वो एब्सोल्युटली। लोग इतनी सिंपल बातें नहीं समझ पाते। एब्सोल्युटली राइट। तो सर अभी सपोज स्मॉल कैप मिड कैप की बहुत बातें हो रही है एसआईपी की, तो हम्म। आपका क्या व्यू? देखो हमने ज्यादातर पैसा सर पिछला 5-10-15 साल में देखो स्मॉल एंड मिड कैप का रिटर्न कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप रिटर्न ज्यादा है। यस। लेकिन किसी का व्यू है 10-15-20 ईयर्स, तो आपका क्या व्यू है, कौन सी कैटेगरी में एसआईपी करनी चाहिए? क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप में आज भी हमारे पोर्टफोलियो में 80% पीपल आर इन्वेस्टेड इन स्मॉल हम्म। एंड मिड कैप, 20% और फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, आईटी, फार्मा। जी। नहीं, इसी दो तीन चीज हमको ध्यान में रखना चाहिए। पहले कि स्मॉल कैप बोलते क्यों है। देखिए, पहली बात तो
ये अभी 2005 2010 का तो माहौल है नहीं। इधर क्या है कि भाई स्मॉल कैप कंपनी भी 10,000 15,000 20,000 करोड़ मार्केट कैप का कंपनी है, पहली बात। दूसरी बात, स्मॉल कैप का मतलब है स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब कि भाई इसका इक्विटी बेस या कंपनी का कैपिटल बेस कम है। और कंपनी का इक्विटी बेस और कैपिटल बेस कम है, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स, कंपनी के स्केल और साइज, ये जितना बड़ा लार्ज कैप का होता है उतना नहीं है, इसलिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खराब कंपनी है, छोटी कंपनी है, अच्छी कंपनी नहीं है, ऐसा नहीं। देखिए, कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो सेक्टर का स्केल ही उतना है कि उस सेक्टर का जो बड़ा से बड़ा लीडर है ना, वो भी स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी, ऐसा हो सकता है। करेक्ट। जैसे मैं आपको, ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको खाली एग्जांपल देने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, काफी लोगों को अचंभा होएगा। आप जानते हैं कि जैसे अपने यहाँ पे एयर कंडीशनिंग में बड़ी से बड़ी कंपनी है, समझो वोल्टास। करेक्ट। अभी वोल्टास तो सब जानते हैं कि भाई कितनी पुरानी कंपनी है, जहां तक मेरे को पता है स्विट्जरलैंड, ये यूरोपियन कंपनी, मेरे ख्याल में स्विस कंपनी थी, विच देन बिकेम अ टाटा ग्रुप कंपनी। बराबर। करेक्ट। और इंडिया में अगर आप देखेंगे, इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग है, या अपने घरों के एयर कंडीशनिंग है, रेफ्रिजरेटर्स है, वाइट गुड्स है, बहुत सारी चीजों में वोल्टास जो है, इसको हम बोलते हैं कि भाई ये मार्केट लीडर है। अभी इतनी पुरानी कंपनी, मिड कैप कंपनी है, लार्ज कैप नहीं है ये। बराबर। फिर मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट लगेज मेकिंग कंपनी इंडियन कंपनी है, और इंडिया की लार्जेस्ट लगेज मेकिंग कंपनी और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी, वीआईपी इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ये स्मॉल कैप कंपनी है। राइट। तो मैं आपको क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज, हमारी इंडस्ट्री की कंपनीज, बहुत सारी फार्मा कंपनीज, केमिकल कंपनीज। बोलने का क्या मतलब है कि पहले लोगों को अपना एक परसेप्शन ये ठीक करना चाहिए कि स्मॉल कैप मिड कैप का मतलब ये नहीं कि खराब कंपनी और छोटी कंपनी, आज इसका उनकी मतलब ये है पिछले 5 साल में आज उनका मार्केट कैप भी बहुत बढ़ गया है। मार्केट कैप बढ़ गया है। और दूसरी बात क्या है कि भाई कुछ सेक्टर्स या कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि भाई काम अच्छा कर रही है, लेकिन वो सेक्टर छोटा है, कंपनी का कैपिटल बेस या इक्विटी बेस छोटा है। राइट। दैट इज वन। दूसरा चीज, क्योंकि इसका कैपिटल बेस छोटा है, क्योंकि कारोबार छोटा है, सेक्टर छोटा है, इसकी शेयर होल्डिंग थोड़ी कॉन्सेंट्रेटेड हो सकती है, वाइडली हेल्ड नहीं है, इंस्टीट्यूशनल नहीं है, इसकी वजह से दाम में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। देखो भाई, आप इन्फोसिस टीसीएस पकड़ के रखे हो, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग है, लाखों करोड़ का मार्केट कैप है, तो इसका रिसर्च कवरेज भी ज्यादा है, अवेयरनेस ज्यादा है, तो शेयर के दाम में वॉलेटिलिटी कम है। लेकिन कोई छोटे सेक्टर में लीडर है, जिसका इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग कम है, इक्विटी बेस वाइडली हेल्ड नहीं है, अवेयरनेस कम है, रिसर्च कम है, इंफॉर्मेशन कम है, तो शेयर का दाम ज्यादा वॉलेटाइल है। तो पहली बात क्या है कि भाई वॉलेटिलिटी का मतलब रिस्क नहीं है, वॉलेटिलिटी का मतलब ये है कि भाई फ्लक्चुएशन ज्यादा है। एक्चुअली एसआईपी का बेनिफिट तो यही ना सर, कि हाँ, वॉलेटिलिटी हाँ, जितनी। इसी पे मैं आ रहा था कि मैं ये समझा रहा था कि भाई क्यों वॉलेटिलिटी ज्यादा है। वॉलेटिलिटी ज्यादा है, किस लिए वॉलेटिलिटी ज्यादा है वो मैंने एक्सप्लेन किया। और वॉलेटिलिटी ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि उसमें रिस्क ज्यादा है, वॉलेटिलिटी ज्यादा होने का मतलब ये है कि उसमें टाइमिंग करना और भी मुश्किल हो जाता है, तो एसआईपी इज इवन फर्दर मोर सुटेबल फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। यस। करेक्ट। क्योंकि लार्ज कैप में अगर आप एसआईपी के बजाय लमसम करेंगे, तो उसका प्राइस फ्लक्चुएशन कम है, तो आपका टाइमिंग में गलती होगा तो भी बहुत भारी गलती नहीं होएगा, 10-15% का गलती होएगा। लेकिन स्मॉल कैप में आप टाइमिंग करने जाएंगे, तो उसका तो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, तो टाइमिंग का गलती, बड़ा गलती हो सकता है। तो एसआईपी इज इवन मोर सुटेबल फॉर वोलेटाइल एसेट क्लास लाइक स्मॉल कैप। यस। उसमें तो और ज्यादा फायदा होता है वोलेटिलिटी का। अभी सितंबर से लेके, मैंने बात किया, सितंबर से लेके अभी तक लार्ज कैप कम गिरा है, स्मॉल कैप ज्यादा गिरा है। तो जो स्मॉल कैप में एसआईपी कर रहा है उसका फायदा हो रहा है ना यार। दैट वी यस। हैव टू कीप इन माइंड। तो सर अभी हमने एसआईपी का बात किया, अभी सर जो ऐसे इन्वेस्टर है जो सेफर क्लास में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एफडी के क्लाइंट है, तो आप मल्टी एसेट और बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में बताइए कि उसमें ऐसे क्लाइंट के लिए ये प्रोडक्ट किस तरह से सूटेबल है। कई लोग ऐसे हैं जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, मतलब हम लोग इक्विटी के बारे में कितना भी बात करें, वो इक्विटी पे पैसा डरते डरते ही रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये फ्लक्चुएशन अपने से सहन नहीं होएगा। जब मार्केट में फ्लक्चुएशन आता है, नींद उड़ जाता है। समझ में भी आता है कि भाई ये टेम्पररी है,
लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना 100 का 80 देख ही नहीं सकते, टेम्पररी हो चाहे कुछ भी हो, मेरे को 100 का 80 होएगा नहीं चलेगा। तो वैसे लोगों के लिए ये बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट फंड आइडियल होता है, क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड में अल्टीमेटली हम क्या करते हैं कि भाई एक 30 से 80% का इक्विटी का रेंज डिसाइड कर देते हैं। और हम लोग बोलते हैं कि भाई जब मार्केट महंगा, जैसे जैसे मार्केट बढ़ते जाएगा तो हर एक लेवल पे इक्विटी का एलोकेशन रिड्यूस होते जाएगा, और जैसे जैसे मार्केट सस्ता होता जाएगा तो इक्विटी खरीदेंगे, तो उसमें डेट और इक्विटी का तालमेल होता है। अगर आप 1 मिनट के लिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि भाई इसमें हम लोग समझो 60 to 70% इक्विटी रखा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, समझो आज की तारीख में अपना 60% इक्विटी है। अब यहाँ से मार्केट रिकवर होते जाएगा, समझो मार्केट चलते जाएगा, तो ये धीमे धीमे क्या करेगा कि भाई इक्विटी कम करते जाएगा। अब थोड़े समय पहले मेरे को याद है, सितंबर 2024 में बैलेंस एडवांटेज फंड में अपना इक्विटी लेवल करीब करीब 50% तक आ गया। तो जब मार्केट हाईएस्ट पॉइंट पे था तब इक्विटी लेवल 50% के आसपास था। आज अगर मैं देखूं तो इक्विटी लेवल 60 के ऊपर है। सो व्हेन निफ्टी हैज फॉलन अबाउट 15%, आवर इक्विटी एलोकेशन हैज गॉन फ्रॉम 50 टू अबाउ 60, यस। राइट। अब अगर मार्केट ऐसे ही रहेगा तो धीमे धीमे एलोकेशन बढ़ते जाएगा। और अगर मार्केट रिकवर हुआ, बढ़ने लगा, तो धीमे धीमे इक्विटी का एलोकेशन फिर से नीचे आ जाएगा। सो व्हाट दिस फंड डज, ऑटोमेटिकली, जैसे लोग बोलते हैं बाय लो सेल हाई, और हमने बोला टाइमिंग करना बहुत ही मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, तो ये फंड में बाय लो सेल हाई करने के लिए टाइमिंग नहीं कर रहे, एक फॉर्मूला डाल दिया कि भाई मार्केट का वैल्यूएशन जब इतना रहेगा तो इतना इक्विटी रखो, वैल्यूएशन मार्केट का बढ़ेगा तो इक्विटी कम करते चले जाओ, वैल्यूएशन कम होएगा तो इक्विटी का एलोकेशन बढ़ाते चले जाओ। और फंड इक्विटी और डेट के बीच में ट्रेड करते रहता है, कम लेवल पे ज्यादा इक्विटी, ऊपर के लेवल पे कम इक्विटी, और जो डेट में है उसमें भी 7-8% बन रहा है अपना। सो द फंड कीप्स ट्रेडिंग बिटवीन डेट एंड इक्विटी, उसके वजह से उसका रिटर्न बनते रहता है। बाय लो सेल हाई फंड प्रोग्रामेटिक बेसिस पे ऑटोमेटिकली करते रहता है। और मल्टी एसेट इट में तो आप नेवर, गोल्ड और सिल्वर भी लेते हो। यस। हाँ, और अब आते हैं कि भाई और भी कंजर्वेटिव है कि भाई आपने बताया बैलेंस एडवांटेज फंड में 50-60% इक्विटी होता है, तो कुल मिला के 50-60% इक्विटी में वॉलेटिलिटी तो फिर भी होएगा, आप कितना भी बाय लो सेल हाई कितना भी कर लो। तो उससे भी कंजर्वेटिव जो लोग हैं उनके लिए है मल्टी एसेट। क्योंकि मल्टी एसेट में हम क्या करते हैं कि भाई पहले तो इक्विटी 25-30% लेते हैं, उससे ज्यादा लेते नहीं है। इक्विटी का रेंज जो मैंने बैलेंस एडवांटेज में 30 to 80 बताया था, तो एवरेज 50-55 आता है। मल्टी एसेट फंड में मैंने रेंज बता रहा हूं मैं आपको 15 से 45, मतलब एवरेज 25-30 के बीच में ही आएगा, ज्यादा इक्विटी जाएगा नहीं। समझो कोविड क्रैश हुआ तो 40 तक जाएगा, हाँ, और अगर भारी एकदम बहुत बड़ा तेजी आया तो 15-20 तक जाएगा। बट ऑन एन एवरेज यू कैन इमेजिन दैट इक्विटी एलोकेशन विल बी 25-30%। दूसरा चीज, इक्विटी एलोकेशन का वॉलेटिलिटी और कम करने के लिए जितना इक्विटी है उसके बराबरी में सामने गोल्ड रखते हैं, तो गोल्ड और इक्विटी का वॉलेटिलिटी बैलेंस हो जाता है। तो मल्टी एसेट फंड इज आइडियल फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्ट। आजकल क्या है कि भाई बैंकों में ब्याज दर बहुत कम मिल रहा है, ऊपर से टैक्सेशन की मार पड़ रही है, तो मल्टी एसेट फंड इज द आइडियल प्रोडक्ट के भाई लो वॉलेटिलिटी के साथ, मतलब बैंक एफडी वगैरह से ज्यादा रिटर्न और वॉलेटिलिटी कम। यस। और खास बात क्या है कि 2 साल पकड़ के रखेंगे तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, टैक्स भी 12.5% लगेगा। और पिछले 6 महीने में जब स्टॉक मार्केट इक्विटी नीचे गया है, ये फंड का एनएवी अभी भी पॉजिटिव है। यस। सो गोल्ड रखने का ये खास फायदा है इसमें। तो अल्टीमेटली जिनका सेफर साइड इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग है तो वो आपके मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट, देखिए सर, एब्सोल्युटली अभी जिनका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है और एडिशनल परचेस करना है या फ्रेश पैसा डालना है, तो आपको अगर 3 से 5 साल का पैसा है, कौन सी कैटेगरी में डालना चाहिए? नहीं नहीं, 3 से 5 साल का पैसा है तो इक्विटी में डालना चाहिए। बेसिकली आने वाले 3-4 महीनों में, समझिए कि नाउ वी आर इन February 2025, आप जून, सॉरी जून नहीं, जुलाई, तो आने वाले 4-5 महीनों में आप समझो जुलाई तक इसको एसटीपी कर दो। अगर मार्केट में भारी गिरावट आती है तो पहले स्विच कर दो, और अगर मार्केट वॉलेटाइल रहता है तो अपना एसटीपी चलने दो। तो दिस इज राइट टाइम टू एलोकेट योर मनी इन इक्विटी एब्सोल्युटली, एज पर। एब्सोल्युटली। बराबर। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ऑल पास्ट करेक्शंस आर मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। यस। तो यस। ये वाले करेक्शन को आप मिस्ड अपॉर्चुनिटी करेंगे बोलेंगे, या अपॉर्चुनिटी विच यू कैपिटलाइज्ड, आप क्या बोलेंगे, आपके ऊपर है। ज्यादातर सर लोग जब मार्केट अच्छा होता है तभी बड़ा बड़ा पैसा डालते हैं, जब ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है ना तब बड़ा पैसा, मतलब बहुत मेहनत करना पड़ता है लाने के लिए। एब्सोल्युटली। दूसरा सर, तो ये इक्विटी बात हो गई, मतलब यहाँ से पैसा आप डाल सकते हो
और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो होल्ड कर सकते हैं, बाजार आज नहीं तो कल ऊपर आने ही वाला है। दूसरा सर, आपका जो डायरेक्ट स्टॉक आज इस करेक्शन में बहुत गिरा है, और हम बहुत सालों से हम पीएमएस क्लाइंट को समझाते हैं, ए ऐप समझाते हैं, लेकिन सितंबर 24 तक डायरेक्ट स्टॉक अच्छे लगते थे, लेकिन आज पीएमएस बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पीएमएस बहुत कम गिरा है कंपेयर टू हम्म। डायरेक्ट स्टॉक। तो सर हम्म। एक थोड़ा सा मैसेज हमारे इन्वेस्टर के लिए पीएमएस और ए ऐप के बारे में सी कंपेयर टू डायरेक्ट बेसिकली स्टॉक। सी बेसिकली क्या है, जो लोग डायरेक्ट इक्विटी करते हैं उनको, मैंने देखा है, मैं बहुत लोगों को मिलता हूँ, ट्रैवल करता हूँ। देखिए, अगर आप डायरेक्ट इक्विटी करते हैं और आप खुद डीप रिसर्च करने वाले पर्सन, या आप खुद खुद थोड़े कॉन्ट्रेरियन नहीं हैं, दो चीज मैं वापस दोहराता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट इक्विटी करते हैं लेकिन आपकी सोच मार्केट की हर्ड मेंटालिटी से विपरीत नहीं है, अगर आप डायरेक्ट इक्विटी करते हैं और आप खुद डीप रिसर्च नहीं करते हैं, तो ये दोनों चीजें अगर नहीं है तो आपके पोर्टफोलियो में क्या होएगा? जो सारे ब्रोकर्स, सारे टीवी, सारे बाजार में जो हॉट स्टॉक्स, वो ही आएगा आपके पोर्टफोलियो में। पिछले 3-4 साल में जो लोग डायरेक्ट इक्विटी कर रहे हैं ना, वो अपने आप को कितना भी दिग्गज बता ले, हकीकत ये है कि सबके पोर्टफोलियो में पिछले 3-4 साल में डायरेक्ट इक्विटी में यही सब आ गया: रेलवे, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएसयू। और ऑन एन एवरेज वेल मैनेज्ड पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड है, पीएमएस है, भाई कम से कम पोर्टफोलियो तो है वो। भाई एक उसका बेंचमार्क है, बेंचमार्क को ध्यान में रखते हुए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो उसने बनाया है, कुछ स्टॉक पिक्स एक में। प्रोसेस है। हाँ, सेबी का उसका कुछ इन्वेस्टमेंट पैटर्न के, भाई मिड कैप है तो ऐसा है, लार्ज कैप है तो ऐसा है, स्मॉल कैप है तो ऐसा है। पीएमएस का कोई पैटर्न है, कुछ बोला रहेगा ना भाई कि हम ऐसा करेंगे, ये बेंचमार्क रहेगा। तो जिसने कोई भी प्रोसेस या पैटर्न या रेगुलेशन फॉलो किया है उसको मैं पोर्टफोलियो बोलता हूँ। यस। जो लोग खुद का काम करते हैं ना, उसको मैं पोर्टफोलियो नहीं बोलता हूँ। इट इज जस्ट ए लिस्ट ऑफ स्टॉक्स, ओके। एंड अ पोर्टफोलियो इज नॉट ए लिस्ट ऑफ स्टॉक्स। देखिए, मेरे पास 2-5 करोड़ है, मैं सब पढ़ लिख के 4 लोग से बात करके जो बनाता हूँ ना, उसको मैं लिस्ट ऑफ स्टॉक्स ही बोल सकता हूँ। वाई? बिकॉज इट इज अ लिस्ट ऑफ बेस्ट आइडियाज, जो मेरे को किसी ने बताया, ब्रोकर ने बताया, मैंने किसी का रिसर्च पढ़ लिया, मैंने 4 आदमी से बात किया, टिप्स आ गया। आजकल बाजार में क्या चल रहा है, उससे आप अच्छे अच्छे मतलब सो कॉल्ड तभी के माहौल के लिए, सो कॉल्ड तभी जो अच्छे हैं, आप अच्छे शेयर्स का लिस्ट बना सकते हो। और जो लोग डायरेक्ट करते हैं उनके पोर्टफोलियो में ये अच्छे शेयर्स का लिस्ट का ही होता है। लेकिन हम लोग जब पोर्टफोलियो बनाते हैं अपने पीएमएस या म्यूचुअल फंड के लिए, इट इज नॉट ए लिस्ट ऑफ स्टॉक्स, इट इज a scientifically constructed portfolio because it is following some regulation, some process, it has some benchmark. यस। तो जितने लोग भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं ना, उनका पोर्टफोलियो 5, 10, 15% डाउन है पिछले 6 महीना में, ज्यादा से ज्यादा 20% डाउन रहेगा 6 महीने से। लेकिन जो लोग डायरेक्ट इक्विटी कर रहे हैं ना मुकेश भाई, 30 से 50% डाउन है, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, 30 से 50% डाउन है। क्योंकि आप देखो, कभी आपको, मैं आपको और आपके सारे लिसनर्स बोला, कभी आपको टाइम मिलेगा ना, अगर कुछ नहीं टाइम मिलेगा ना, तो एक कोई भी कंपनी पकड़ो जो बाजार में हॉट कंपनी है। समझो कोई पीएसयू पकड़ लो, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस का कोई कंपनी पकड़ लो पिछले 3 साल, और देखो कि 3 साल पहले इसके कितने शेयर होल्डर थे। तो समझो इसने कोई फॉलो ऑन इश्यू, आईपीओ, राइट्स इश्यू, क्यूआईपी समझो नहीं किया है, पिछले 3 साल पहले कितने शेयर होल्डर थे आज और कितने? अभी कितने शेयर होल्डर है, खाली उतना देख लो आप। सर हम एक मीटिंग में गए थे, तब बताया था कि इंडिया में सबसे ज्यादा होल्डिंग वो रिलायंस पावर में था। हाँ, ऐसे ही होता है। अभी जितना भी रेलवे, पीएसयू, शिपिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस जो भी है ना, सबके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स लाखों की तादाद में बढ़ गए रहेंगे, और एचडीएफसी और बजाज फाइनेंस के शेयर होल्डर नहीं बढ़े रहेंगे। राइट? सो आई कैन टेल यू, जितने भी मैनेज्ड पोर्टफोलियोज हैं, वो पीक से लेके अभी तक 15% ऑन एन एवरेज डाउन होंगे। और जितने डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो है ना, ये आ रहा है ना कि इंडिया, देखो, इंडिया का इंडेक्स, निफ्टी का इंडेक्स ऊपर के लेवल से, निफ्टी का इंडेक्स ऊपर के लेवल से मैंने लास्ट में देखा था, मेरे ख्याल में 12 या 15% डाउन है कुछ। बराबर। करेक्ट? बट मार्केट कैप पूरे इंडिया का 23% डाउन है। यस। तो इसका क्या मतलब है कि भाई निफ्टी को अगर आप एक पोर्टफोलियो का प्रतिबिंब मानते हैं, तो निफ्टी कितना गिरा और टोटल मार्केट कैप कितना गिरा, तो इसका बराबर। मतलब कि जो इंडिविजुअल स्टॉक्स है
उसमें कितना गिरावट आया है आप इमेजिन करो। ज्यादा है। हाँ, तो जो पीएमएस एआईएफ या इवन म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहा है उसका पोर्टफोलियो 15% डाउन होएगा, 10% होएगा या 18% होएगा। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स जो लेके बैठा है, जिसने साइंटिफिकली पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन नहीं किया, प्रोसेस नहीं फॉलो किया, वो तो भाई 40-40% डाउन है। तो दैट इज द नॉर्मली थिंग। बहुत सालों से इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड के पीएमएस के साथ एक रिव्यू करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं जो हमें हम्म। म्यूचुअल फंड कंपनी बना के देती है। सर आज तक हमें ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं मिला है जिसने पीएमएस को बीट किया हो। हम्म। आप बहुत सारी एब्सोल्युटली। एमसी के साथ सॉफ्टवेयर होते हैं तो बनाते हैं, तो अभी तक ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं मिला जिसने पीएमएस को बीट किया हो। क्योंकि उसमें क्या एब्सोल्युटली। होता है सर, हम 10 स्टॉक लेते हैं तो तीन अच्छे चलते हैं, तीन अच्छे नहीं चलते, तीन तो बहुत डाउन होते हैं। जो अच्छा चलता है उसी का बात लोग शादी ब्याह में एक मिलते हैं एक दूसरे को, पार्टी में या डिनर पे मिलते हैं एक दूसरे को, जो अच्छा चलता है उसी का बात करते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, डीमैट स्टेटमेंट में इंडेक्स का परफॉर्मेंस और आईआरआर का कैलकुलेशन नहीं आता है। खाली वो स्क्रिप्ट का कॉस्ट प्राइस और करंट प्राइस आता है। तो उसमें आईआरआर नहीं आता है, इंडेक्स के साथ कंपैरिजन नहीं आता है, तो लोगों को पता नहीं चलता है। बट इन रियलिटी इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग हैज डन मच वर्स इन दिस मार्केट फॉल। तो मतलब आपका मैसेज है कि भाई डायरेक्ट स्टॉक के अलावा आप डायरेक्टली पीएमएस या ऐप करो, दिस इज बेटर वे, क्योंकि उसमें चालू करके कंपेयर करो, आपके आंख खुलेगी, कुछ नहीं तो चार चीज सीखने को मिलेगा। आप सर पीएमएस में 50 लाख मिनिमम है, ऐप में 1 करोड़ है। अब इतना बड़ा स्टॉक का पोर्टफोलियो, आप डायरेक्ट में रिटर्न नहीं आता है, और यहाँ आपका कंपाउंडेड इफेक्ट ज्यादा लगता है। एब्सोल्युटली। तो सर फाइनली लास्ट मैसेज आपका, अभी हमारे साथ बहुत सारे रिटेल क्लाइंट है, एचएनआई क्लाइंट है, एनआरआई क्लाइंट है। व्हाट इज योर सिंपल मैसेज फॉर एग्जिस्टिंग क्लाइंट जिनका पोर्टफोलियो 8 से 12 15% गिरा है? एडिशनल परचेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? एसआईपी हमने बोला है सी, सबको 6 महीने का एसआईपी डबल कर दो। आई थिंक दैट विल बी द राइट मैसेज। सिस्टमैटिक लिक्विड में डाल के सिस्टमैटिक ट्रांसफर करो, बैंक या में से छह एसआईपी हफ्ता का डेबिट कर सकते हैं। वही मैं बोल रहा था। या तो एसआईपी का इंस्टॉलमेंट बढ़ा दो, आने वाले 6 महीने फायदा ले लो। या तो एसआईपी का इंस्टॉलमेंट बढ़ा दो, या छह तो महीने पैसा का लिक्विड एफटी में डाल रख दो। के ट्रांसफर कर दो। बट डेफिनेटली इट इज अ टाइम कि भाई आप शुरू करो या इंक्रीज करो इन्वेस्टमेंट को। लास्ट सर, आपने अभी एक ए ऐप लॉन्च किया है रिसेंटली, उसके बारे में जी। 5 मिनट में बता दीजिए। वो ऐप का थीम क्या है और आपको यहाँ से क्या अपॉर्चुनिटी आपके ए ऐप में दिखता है? सी, जनरली हम लोग एआईएफ तब करते हैं जब हम लोग को अपॉर्चुनिटी, जैसे क्या है कि अल्टीमेटली अल्फा स्टॉक सिलेक्शन और बढ़िया रिटर्न बनाने के लिए स्मॉल कैप मिड कैप ये सब करना जरूरी है। क्योंकि यहीं पे ज़्यादा चॉइस मिलती है कंपनीज की। आज के ज़माने में अगर हम लोग नई कंज्यूमर कंपनीज की बात करें, नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात करें, केमिकल्स की बात करें, तो लॉट ऑफ न्यू आइडियाज आर कमिंग, और बहुत सारे आईपीओस भी आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं टिपिकली, ये जो और ओपन एंडेड फंड्स में स्मॉल कैप बहुत वॉलेटाइल हो जाता है। दूसरा चीज, ओपन एंडेड फंड्स में अनलिस्टेड नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग जनरली व्हेन वी वांट टू डू माइक्रो कैप स्मॉल कैप एंड वी वांट टू डू सम कंपोनेंट ऑफ अनलिस्टेड, तो हम लोग एआईएफ करते हैं। तो अभी जैसे हम लोग ने एआईएफ लॉन्च किया है, तो इसमें एक साल में एआईएफ है तो एक साल में पैसा ड्रॉ डाउन होएगा। सो 50 लाख 25 लाख 25 लाख 3 पार्ट में पैसा ड्रॉ डाउन होएगा। तो एक साल, इस पूरे साल 2025 पूरे साल आप समझो कि पैसा ड्रॉ डाउन होएगा, फिर एक साल का लॉक इन। और टोटल प्रोडक्ट की टेन्योर 5 साल है। तो अभी इस साल में जो भी, मतलब ये क्या है कि बड़ा स्मॉल कैप लाइक 20,000 करोड़ का वैसा नहीं होएगा, 500-600 करोड़ का फंड होएगा। उसमें से 10% जितना प्री आईपीओ में लगेगा। प्री आईपीओ मतलब अनलिस्टेड, कि भाई ऐसी कंपनी है जिसका आने वाले 12 से 18 महीने में आईपीओ आने वाला है। सो प्री आईपीओ, देन न्यू आइडिएशन, माइक्रो कैप स्मॉल कैप बढ़िया है, अच्छा है। स्मॉल कैप इंडेक्स 22-23% डाउन है, बहुत सारे स्टॉक 50-50% डाउन है। इसीलिए हम लोग अभी भी ये पैसा रेज कर रहे हैं। वे काफी भारी गिरावट हो गई है ऑलरेडी, और गिरेगा तो अपने को तो पूरा साल पैसा लगाने का है। यस। इसीलिए ट्रांचेस में लगा रहे हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, टेकिंग एडवांटेज ऑफ टू थिंग्स, टेकिंग एडवांटेज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग आईपीओ पाइपलाइन, टेकिंग एडवांटेज ऑफ बिग करेक्शन इन स्मॉल कैप माइक्रो कैप। दूसरा चीज, क्योंकि ये एआईएफ है और 5 साल का टेन्योर है, तो इसमें कोई हमारा 10-20 हजार करोड़ का एआईएफ होने नहीं वाला है। हम लोग अभी पैसा रेज करेंगे, जो 500-600 करोड़ आएगा वो लेके 5 साल के लिए फंड बंद। रोज इनफ्लो आउटफ्लो रिडेम्पशन परचेज, नथिंग ऑफ द टाइप। और दूसरा आपने एक अच्छा। एग्जिट विंडो भी रखा है। यस, तो 5 साल के लिए बंद, वो हमारे लिए बंद है क्योंकि हम पैसा नहीं ले सकते हैं। क्लाइंट के लिए ओपन है। मैंने क्या बोला, ये साल ड्रॉ डाउन होएगा, फिर एक साल लॉक इन। उसके बाद जून दिसंबर हर 6 महीने में क्लाइंट को अगर पैसे की जरूरत है तो रिडेम्पशन विंडो है।
यस। तो क्लाइंट के लिए रिडेम्पशन विंडो है, फंड क्लोज एंडेड मतलब हमारे लिए क्लोज एंडेड है क्योंकि हम पैसा नहीं ले सकते। मतलब ये यूनिक ऐप है क्योंकि पहला आपका ये ऐप है जिसमें एग्जिट विंडो, मतलब क्लाइंट को अगर एग्जिट दो विंडोज साल के है। बाद, 2.5 साल के बाद, 3 साल के बाद पैसा चाहिए तो वो निकाल सकता है। यस, आइडियली 5 इयर्स के लिए आना चाहिए, लेकिन यू आर राइट, जरूरत पड़े तो निकाल सकते हैं। और अभी का जो माहौल है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग आईपीओ पाइपलाइन है, प्री आईपीओ का एडवांटेज ले सकते हैं। स्मॉल कैप माइक्रो कैप में तो भारी गिरावट है, तो अच्छे स्टॉक्स भी जब गिरते हैं तो सब कुछ बेचते हैं लोग। वी कैन बाय सम गुड क्वालिटी स्टॉक्स एट गुड प्राइसेस। तो मतलब आपने ये ऐप अभी के मार्केट सिनारियो के हिसाब से लॉन्च किया है, तो यहाँ से एक मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है। यस, इसी महीने स्टार्ट हुआ है। यस। यस यस यस। सो ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल थैंक यू। टाइम फॉर आवर इन्वेस्टर एंड व्यूअर्स। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू आशीष सर। थैंक यू।